नोट्स दे दिया जाए, इसका भी बन गया पीडीएफ, ठीक है, आज मिल जाएगा। लेकिन बात यही कि आंसर की हम नहीं दे रहे हैं, आंसर की इसलिए नहीं दे रहे हैं कि क्लास क्यों करवा रहे हैं, फिर क्लास करवा रहे हैं ना, आप खुद से आंसर लिख लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ऑप्शन बी सही है, इस क्वेश्चन मान लीजिए ऑप्शन बी सही है, तो आप या सी सही है तो उसमें टिक कीजिए, या हो सकता है आपका हाईलाइट कर लीजिए, अच्छा रहता है। हम्म? हाँ, बोर्ड भी अच्छा दे देंगे, जैसे ये है, इसको आप हाईलाइट करते हैं, इसे मिटिएगा। हम्म। हाँ, आंसर आंसर इसलिए नहीं दे रहे हैं ना, क्लास करवा रहे हैं ना, इसलिए क्लास करने का फिर फायदा क्या। आज मान लीजिए जो टॉपिक ऐसे भी जो हम पूरे डिटेल्स में देखते हैं उसमें तो आंसर ऊपर दिया ही है, ठीक कितने। हाँ, उसको आप बना लीजिए अपने से, या नीचे में आंसर लिख लीजिए, ठीक। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं आपका केंद्रीय बजट 26-27, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मार्च का, मार्च का इसलिए नहीं लिखा, मार्च का कंप्लीट नहीं है आपका क्लास, ठीक है, कल हम कराएंगे मार्च का कंप्लीट। मार्च का जो हम दिन कराए थे ये आपका 1 से लेकर 20 मार्च तक ही था, तो मार्च का कंप्लीट आपको हम करवाएंगे कल। तो मार्च 2026 कल आपका इन हो जाएगा, तब फिर आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मेरे पास जितना भी सोर्स था अभी तक जनवरी से मार्च तक का, ठीक है, उतना पीडीएफ पहले से बना हुआ था, क्लास करवा रखे थे। बच्चा यूट्यूब पर कमेंट भी करता है कि सर ये क्लास तो हो चुका है, आप उसी करवा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जून तक लेकर आने का, ठीक है। तो जनवरी से स्टार्ट किए, हम जून तक जाएंगे मंथली बैच, उसके बाद हम थोड़ा सा आराम हो जाएगा मुझे, टॉपिक वाइज आराम से क्लास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा अभी हम मंथली वाइज या टॉपिक वाइज लेकर आते हैं। तो बजट अभी देख रहे हैं, बाद में भी बजट पढ़ेंगे पूरा डीप में, ठीक है। तो बजट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हम आज के क्लास में देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं खास करके बीपीएससी एग्जाम में, ठीक है। देखो, मेरा मेन फोकस रहता है बीपीएससी एग्जाम में, ठीक है, जो भी हम कंटेंट बनाते हैं बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखकर, ठीक है। बाकी सभी एग्जाम काम आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपीएससी एग्जाम में ही पूछेगा ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, सभी एग्जाम आता है। लेकिन हम पैटर्न देखते हैं कि बीपीएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं। और जब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे डीप में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें हर चीज़ आएगा, जो डाटा हमको नहीं याद रखना है वो भी आएगा, जो याद रखना है वो भी आएगा। तो ये कोशिश करते हैं क्वेश्चन में आपको वही चीज़ें जो आपके काम का, ठीक है। नहीं तो बजट बहुत बड़ा है, सिर्फ बिन मतलब ही का पढ़ाएं बजट को तो आप 5 घंटा पढ़ाएंगे। हाँ, तो 56-57 पेज, 500-500 पेज का रहता है, उसको छांटना पड़ता है। 56-57 पेज होगा ना तो वो शॉर्ट होगा उसका। हम्म? इसीलिए उतना नहीं पढ़ना है, जो मुझे काम का है वही पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन, ये तो आपका टेस्ट में हम दे चुके हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन हम दे चुके हैं। क्वेश्चन आपका है कि 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण ने लगातार कौन सी बार बजट पेश किया। क्या होगा, 9वीं बार किया है, आपको पता ही होगा, 9वीं बार किया है। सबसे अधिक बार कौन किया है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई सबसे अधिक बार किए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमण ने लगातार बजट पेश करने के मामले में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, कैसे, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। मोरारजी देसाई तो 10 बार पेश किए हैं ना, कितना बार किए हैं, 10 बार, सबसे अधिक बार है। लेकिन निर्मला सीतारमण यहाँ पर 9 बार ही पेश किए, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बच्चा इस पर हमको यूट्यूब पर कमेंट भी किया था कि सर आप बोल रहे कि निर्मला सीतारमण 9 बार पेश किया है, फिर यहाँ बोल रहे कि ये किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो किसका रिकॉर्ड तोड़ा होगा, रिकॉर्ड कैसे, ये तो 10 बार पेश किया है। देखिए ये टोटल 10 बार किए, देखा ध्यान दीजिए, हम उस बार भी समझाए थे आज भी समझा रहे हैं। कुल पूछे तो सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई बजट पेश किए, कितना बार, 10 बार, समझ रहे हैं। लेकिन ये लगातार नहीं थे, लगातार 6 बार बजट पेश किए हैं। क्वेश्चन देखो, लगातार पूछे कि मोरारजी देसाई कितना बार बजट पेश किए हैं, तो 6 बार, ठीक है। उसके बाद बीच में गैप होगा, कोई और वित्त मंत्री बने होंगे, ठीक है। तो लगातार 6 बार बजट पेश किए हैं, और निर्मला सीतारमण अभी लगातार 9 बार बजट पेश किए हैं। इसलिए क्वेश्चन बन रहा है कि किसका रिकॉर्ड कौन है, तो उस अनुसार से हम करें आपका मोरारजी देसाई। लेकिन कुल कितने बार है, तो कुल में अभी भी कौन आगे है, मोरारजी देसाई। अब मुझे कुछ समझ में आ गया होगा।
जब ये ऑनलाइन क्लास करवाए थे बच्चा का सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। अरे समझा करो भाषा लैंग्वेज क्या कर रहा है क्वेश्चन। ये कर लगातार सबसे अधिक बार कौन टेस्ट किया है, तो निर्मला सीतारमण 9 बार। और ये जो है मोरारजी देसाई जी है वो लगातार 6 बार किया था। हाँ, टोटल 10 बार किए हैं, टोटल 10 बार किए हैं, ठीक है, ये अलग बात है। अब सुनिए क्वेश्चन ये कहता है कि जैसे नीतीश कुमार है, लगभग आपका 2005 से है ना, हैं 25 तक थे, लगभग 20 साल मुख्यमंत्री रहे रहे ना, क्या लगातार रहे? आपसे पूछा जाए लगातार 20 साल रहे? नहीं, बीच में जीतन राम मांझी आए थे ना। लेकिन हालांकि वो मुख्यमंत्री बने पहली बार 2000 ईस्वी में, बने हैं ना, बने हैं 2000 ईस्वी में। अब 2000 से 2025 थोड़ी जुड़ेंगे। हाँ? पहली बार तो बने थे 2000 ईस्वी में, मात्र 8 दिन के लिए, मात्र 8 दिन के लिए। तो यही होता है, लगातार और कुल में अंतर है, समझ रहे हो? चलिए अगला देखिए, ये तो काम का है। अगला क्वेश्चन है क्या? अब देखिए क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को कुल कितने बजट पेश किया, यानी बजट का आकार क्या है? बजट का आकार क्या है? बजट का आकार क्या? आकार से ध्यान रखिएगा, कौन होगा? 53,47,315 करोड़, लगभग कहेगा तो 53,47,000, सॉरी 53.47 लाख करोड़, 53,47,315 करोड़। ऐसे डाटा याद रखिए या लगभग में याद रख सकते हैं। आपके ऑप्शन में आएगा लगभग में तो ये बन जाएगा 53,47 देखेंगे, बाकी डाटा नहीं भी याद है चलेगा। तो 53,47,315 करोड़ ये इस बार का बजट है। क्या है? इस बार का बजट है। तो ध्यान रखिएगा 53,47,315 करोड़। यहाँ पर 2 प्रश्न और बनता है, थोड़ा आगे पीछे हो गया प्रश्न। यहाँ पर आपका 2 प्रश्न और बनता है, 1 मिनट। हाँ ये देखिए क्या करना, यहाँ पर आपका कुल, हाँ देखिए जैसे बजट है ना, बजट क्या होता है? खर्च होता है। बजट क्या होता है? खर्च होता है, ठीक है। तो इस खर्च में 2 तरह खर्च होता है, पहले बताइए। एक होता है आपका राजस्व व्यय, बता चुके ना, राजस्व व्यय क्या होता है? जो पेंशन, ब्याज भुगतान, उस पर जो खर्च होता है, ठीक है, जो सैलरी होता है, ठीक है, उस पर जो खर्च होता है वो क्या होता है? राजस्व व्यय। और एक होता है आपका पूंजीगत व्यय। क्या होता है? पूंजीगत व्यय। तो ये आपसे हो सकता है पूछ दे कि राजस्व व्यय कितना है और पूंजीगत व्यय कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करें, अनुमानित राजस्व व्यय ये आपका है 41,25,494, ठीक है। तो ये आपका है 41,25,494 है, ठीक है। और आपसे पूछे पूंजीगत व्यय कितना है, ये है आपका 12,21,821। दो आसान है याद रखना, कैसे? 12 का उल्टा क्या होता है? 21। 12 का उल्टा क्या हुआ? क्या हो गया आप लोग को? मन नहीं लग रहा है? स्टूडेंट है तो क्या हो गया? तो पढ़ना हमको खुद को है, कोई पढ़े नहीं पढ़े इससे क्या मतलब। देख रहे मायूस लग रहा है, कुछ लूट गया है। तो ये आपका है राजस्व व्यय कितना है? 41,25,494। ये आपका पूंजीगत व्यय 12,21,821 करोड़, ठीक है। तो ये आप अलग अलग डाटा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होगा? यानी जिससे एसेट का निर्माण होता है, यानी पूंजी का निर्माण होता है, सिंपल बात कह। ये कितना है अभी बोले ना? 12,21,821 करोड़, ठीक है। बस ये क्वेश्चन दोनों तीनों एक साथ का था, इसीलिए हम बताए हैं एक साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 26-27 अनुसार वित्त वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? बताइए। आप लोग का आप लोग आज मौन व्रत नहीं है? कोई पर्व है आज मौन व्रत का? लग तो रहा है मुझे। क्या होगा? नहीं, जीडीपी का 4.3%। ये जो है ना ये पहले का है आपका 25-26 बजट का है।
ठीक है, तो 4.3%। कितना है? 16,95,768 करोड़। ये डाटा ध्यान रखिएगा, पैसा पूछे पैसा कितना राजकोष से घाटा है, क्या कहेंगे? 16,95,768, ये अनुमानित है। ये क्या जीडीपी का कितना परसेंट है, तो हम कहिए जीडीपी का लगभग जो है 4.3% है। तो यहाँ दो डाटा हमें याद रखना पड़ता है, एक तो पैसा के रूप में और दूसरा परसेंटेज के रूप में। जैसे मैथ में नहीं पढ़ते हैं, जैसे अंतर देखते हैं 20% है, और वही रहता है 400 के बराबर, तो क्या कहते हैं? ये दोनों क्या है? बराबर है। यही बात है कि यहाँ पर परसेंटेज में है आपका जीडीपी का 4.3%, और पैसा में कितना है? 16,95,768 करोड़, यानी ये इसके बराबर होगा। यहाँ से हम 100% निकालेंगे तो आपका बजट आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये बजट का जीडीपी का कितना है? जीडीपी का 4.3% है। हमको पूरा जीडीपी निकालना है, तो 4.3% इतना, तो 100% पूरा करने आ जाएगा। तो ये भी मैथ ही है। हाँ हाँ, बताइए ना, बताए ना। पहला क्वेश्चन यही है, बजट का आकार मतलब क्या हुआ? कुल बजट जो पेश हुआ है, कुल बजट कितना रुपया का हुआ है? खर्च होता है इसका ना, रक्षा पर खर्च करना है, शिक्षा पर खर्च करना है, उस किसके अकाउंट में आते हैं? सरकार का है। पैसा आता है टैक्स से, ठीक है, टैक्स से विभिन्न सोर्स से आता है। सरकार की इनकम नहीं है, इतना टैक्स लगा उससे इनकम नहीं होता है। जा ये सर, सरकार के पास अकाउंट होता है, उसमें होता है, ऐसी बात नहीं। जैसे हम लोग के मोबाइल में पैसा रहता है ना, भगवान ये नहीं होता है। सरकार बहुत आदमी मिल, किसी पर्सनल पैसा नहीं है, ये मेरा पैसा है। एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता है उसको। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो अपने मन से खर्च करेंगे। खर्च करेंगे, इसका हिसाब होता है, प्रॉपरली हिसाब देना पड़ेगा हमको। जनता को हिसाब देना पड़ता है, एक एक पैसा कहाँ हम खर्च किए, शिक्षा में कितना खर्च किए। हाँ, बशर्त ये है, शिक्षा में दिखाएगा इतना खर्च किया, उसके बाद कितना खा जाएगा नेता, ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन दिखाएगा हम इतना खर्च किए हैं। हाँ, ये भारत सरकार का अपने हैं पास में। तुम पागल कर दी, छोड़ो, इतना नहीं सोचना है। ये पूरे देश का खर्चा है, आपके घर का नहीं है, किसी का पर्सनल खर्च नहीं है। हाँ, ये पूरा देश का खर्चा है, ठीक है, किस पर करना है। अभी जो इतना योजना निकाल रही है सरकार, कोई भी योजना आपको पैसा दे रहा है। यूपीएससी पास करने में 50,000 है, ऑनर्स करने में 50,000, बिहार सरकार दे रहा है ना, कहाँ से दे रहा है? वो अपने बजट से दे रहा है। हाँ, जबकि पूंजीगत व्यय ज्यादा होना चाहिए, हो रहा क्या, राजस्व व्यय ज्यादा। चलिए, ये डाटा ध्यान रखिएगा राजकोषीय घाटा का। राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय माइनस कुल आय उधार को छोड़कर। ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, तो आपसे गलती नहीं होगा। क्यों? हम 5-6 बार खुद रिपीट कर चुके हैं, जितने बार आते हैं उतने बार रिपीट करते हैं। कुल व्यय माइनस कुल आय उधार को छोड़कर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा। अच्छा, ये पैसा मांगे ना, हम लोग अभी पढ़े थे, यही तो है, 16,95,768, 1695। आपका लगभग कहे तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको सर यहाँ 96 है, तो देख लीजिए 96 क्यों है। 16,95,768। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 26-27 के आंकड़े के अनुसार, देखो 25-26 किसमें करा है? 25-26 करा ना, के लिए संशोधित अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? इससे पहले था आपका 26-27 का, ये किसमें है? देखो 26-27 के लिए पूछ रहा 4.3%। ये देखो
ये 25-26 में पूछ रहा है, क्या होगा 4.4%, 4.4%। हाँ तो ये 26-27 के लिए देखो, वित्त वर्ष याद रखना बहुत जरूरी है। किसके लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, किसके लिए पूछा जा रहा है ये बहुत जरूरी है। ये 26-27 के लिए है, और ये आपका है इसके पिछले का। पिछले में एक ज्यादा था, देखो पीछे पूछे तो 4.4, इस बार पूछे तो 4.3। बिहार में पूछे पिछले तो 2.98, इस बार पूछे तो एक बार गया, देखो उल्टा है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये केंद्र में है, पहले का 4.4, इस बार का 4.3। बिहार का पहले का 2.98, इस बार का 2.99, यानी यहाँ पर एक बढ़ रहा है, यहाँ एक घट रहा है, ठीक। ये सब डाटा तो जी पर रहना ही चाहिए। चलिए कहाँ थे हम, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 26-27 के बजट अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा, राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना परसेंट है। अब देखो राजस्व घाटा है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा का फॉर्मूला क्या होता है, नाम है राजस्व घाटा। तो क्या होगा, राजस्व घाटा है तो राजस्व लेंगे, कुल राजस्व व्यय, कुल राजस्व व्यय, देखो नाम है इसके लिए है राजस्व व्यय, माइनस कुल राजस्व आय, ठीक है। या प्राप्तियां, देखो कुल राजस्व प्राप्तियां लिखा होगा कहीं पर, हम आय लिखते हैं अपना भाषा में, प्राप्तियां यानी हमको मिला, प्राप्त हुआ, सरकार को प्राप्त हुआ, हम लोग से पैसा, टैक्स से पैसा, उधर का पैसा, कर्ज का पैसा, ठीक है। ये कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व आय यानी प्राप्तियां को हम कहते हैं राजस्व घाटा। एक और होता है प्राथमिक घाटा, तो इसको भी देख लीजिए, एक होता है प्राथमिक घाटा। चलिए आगे क्वेश्चन आना चाहिए, प्राथमिक घाटा ये क्या होता है, प्राथमिक घाटा, तो प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ठीक है, ये होता है राजकोषीय घाटा। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी पढ़ने से क्या खराबी करता है, हमको क्या होता है ना, बताए बिना रहा नहीं जाता, नहीं होता कि जैसे आप लोग होता है, कोई बता दिया कुछ मन में है, मन तो कब उसको बोल दे, जबकि बताया क्या बोलना नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देते हैं, यही पर यहाँ पर हमको आता है तो मैं कहते बताइए देते हैं, फिर कहते छोड़ देना बताइए देते हैं, यही बात है। तो इकोनॉमिक्स ऐसा है कि जहाँ आता है मुझे लगता है बता देते हैं। तो राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घटा राजकोषीय घटा माइनस ब्याज भुगतान, यानी ब्याज भुगतान को उसमें से घटा देंगे, ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा प्राथमिक घाटा। क्वेश्चन देखिए क्या करा है, ये करा आपका राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है, तो बस ध्यान रखिए 1.5%, जीडीपी का 1.5%। अगला देखिए क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 26-27 के आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी दर कितने बढ़ने का अनुमान है, बोलिए रियल जीडीपी, यानी ये बेस से पूछ रहा है कितना होगा 7%, 7%, ठीक है। एक चीज और है, कभी भी केंद्रीय बजट बिहार बजट एक साथ मत पढ़िएगा, लेकिन इसका डाटा उसमें आ जाएगा, उसका डाटा उसमें आ जाएगा, ठीक है। यही बताइए तो कोई बिहार का संदर्भ कितना है, कल पढ़ाए हैं परसों 14.9, वो ये रियल है, रियल, हाँ रियल आपको बताना, रियल बताइए, रियल रियल यही पड़ता है 8.6%, कितना है, उल्टाओ बिहार का बजट उल्टाओ, नहीं है, है भगवान, बिहार बजट नहीं पढ़े थे कि बिहार का 26-27 में
वास्तविक जीडीपी दर बढ़ने का अनुमान क्या है? बिहार का आप बस नहीं चले कोई आ देंगे। देखिए सुनिए, दो चीज पढ़ाए थे। बिहार में पूरे थे 26 सदस्य हैं, बताइएगा आपको। ठीक है, ये आपका सुनिए 8.6% है रियल। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं 13.1, ये रियल नहीं है, ये आपका नॉमिनल है, यानी मौद्रिक जीडीपी है करेंट ईयर पर। ठीक है, करेंट ईयर पर ये पूछ रहे थे, इसका कंपेयर बताइए। चलिए कोई नहीं, कितना है 7%। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 26-27 में राजकोषीय गणित और राजस्व की गणना के लिए नाम मात्र जीडीपी यही होता है। नाम मात्र जीडीपी किसको बोलते हैं? जो करेंट ईयर पे निकालते हैं उसी को बोलते हैं दूसरा नाम मौद्रिक जीडीपी। ठीक, नॉमिनल जीडीपी यानी एक करेंट ईयर पर होगा। ठीक है, ये कितना अनुमान है देखिए, ये अनुमान आपका 10.5%, लेकिन बहुत जगह सोर्स पर आपको मिलेगा 10%, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये डाटा मेरा बिल्कुल सही है, बहुत सारे सोर्स में आपको मिलेगा 10%, लेकिन है 10.5% ही है। ठीक, बता रहे इसीलिए ना, क्योंकि आप जाएंगे घर पर, कोई बुक होगा उससे मिलाएंगे, तो हो सकता है मैच ना पड़े, तो आप कहेंगे सब गलत पढ़ा रहे हैं। हम गलत हैं, हम सोर्स बनाते हैं, बहुत टाइम देगा। ठीक है, सोर्स बनाते हैं बहुत मेहनत से, तब बनता है। ठीक है, तो क्या होगा 10.5%। हाँ, इसके जगह बिहार में पूछे तो 13.1% यहाँ होगा। अगला नहीं होगा ना, तो एक काम कर सकते आप, ये पीडीएफ देंगे आपको, देंगे ना, एक काम कीजिएगा, बिहार का भी पीडीएफ देंगे। देखिए जैसे ये है ना क्वेश्चन, ये है, आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर बगल में यही क्वेश्चन यदि रहता लेकिन बिहार के बारे में पूछता, ठीक है, तो अब आंसर क्या होगा 13.1%। ठीक है, अब वही क्वेश्चन रहता लेकिन बिहार के बारे में पूछता, इधर देखिए, हेलो 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 हेलो, सुनिए, यही क्वेश्चन रहता लेकिन बिहार के संदर्भ में पूछते तो क्या होगा 8.6%। ये आप एक में लिखिएगा, केंद्र वाला में लिख लीजिएगा ना बस। ये सब देखो, बार बार पढ़ने से हमको कैसे याद है, मेरा ये काम है, डाटा बार बार पढ़ने से याद होगा। ठीक है, बार बार इसको लिखने से याद होगा। हम बार बार क्यों लिख रहे हैं बताओ, इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको दिमाग पर जाए ये चीज़, एक बार बता दी हो गया, नहीं बार बार उसको रिकॉल करना पड़ता है, जब आए उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो केंद्र बजट इकोनॉमिक सर्वे किसी को एक बार में याद नहीं होता है, हम खुद भूल जाते हैं, नहीं देखते कभी कभी, हालांकि हम एक ही बार देखते हैं कोई भी डाटा। अगला, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार भारत के ऋण से जीडीपी का अनुपात कितना है? यहाँ समझिए, ये कह रहा है कि भारत सरकार जो ऋण लिया है ना, वो जीडीपी का कितना परसेंट है, कितना होगा देखो 55.6%, यानी इतना तो ऋण में पैसा जो आ रहा है, बजट जो देख रहे हैं कितना, वास्तव में इतना पैसा है नहीं, सरकार कहीं कहीं से लेकर मैनेज करता है, उधार लेकर के, ऋण लेकर के, है बिल्कुल है। सुनिए, जैसे जैसे हम लोग को इनकम बढ़ता है खर्च भी बढ़ता है। ठीक है, अभी मेरा इनकम जैसा है उस अनुसार से है, इनकम बढ़ेगा तो मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, अभी पैदल आ रहे हो सकता है उसमें कुछ गाड़ी पाएंगे, अभी अकेले आ रहे हैं, बाद में हो सकता है एक दो घाट भी रहेंगे, ये सब डिपेंड करता है आपकी इनकम पर। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ता है मेरा खर्च भी बढ़ता है। ठीक, नहीं, ये जीडीपी और ऋण का अनुपात है, कर्ज का। देखो कितना कर्ज है सरकार पर, 55.6%, आधा सरकार पर नहीं है, हम लोग पर है, ये सरकार थोड़ी देता है, हम लोग को देते हैं पैसा। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार किस वर्ष तक, सुनिए,
ऋण जीडीपी अनुपात का जो है 50% से तक लाने का कोशिश करेगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि अभी कितना है ये ऋण 55.6%। अब सरकार का लक्ष्य बना रहे हैं ये 55 से हम घटाकर कितना करेंगे 50%। कब तक? तो करा भैया 30-31 तक लो उसको, यानी 4% कम, 5% कम करने में कितना समय लगेगा 31 तक कर 5 साल। ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि कर्ज मेरा घर का कब मिट जाए, मेरे ऊपर जो कर्ज है कब खत्म हो जाए। अभी तो हम यही सोच रहे हैं इतना काम किए सारा कर्ज लेकर के कब खत्म हो जाएगी, कहाँ से हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। तो क्या करेंगे इसको मैनेज करके क्या करेंगे फिर कर्ज लेंगे, हाँ फिर कर्ज बढ़ जाएगा। तो मैनेज करना पड़ता है। ये कह रहा है कि 30-31 तक क्या करेंगे हम ये 50% तक लाएंगे, ये अपना लक्ष्य रखा है, ये लक्ष्य है। ये लक्ष्य वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्राथमिक घाटा आ गया ना। प्राथमिक घाटा क्या होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, राजकोषीय घाटा माइनस क्या होता है ब्याज भुगतान। हाँ जो दे दिया, ठीक है, राजकोषीय घाटा में से जो ब्याज देना उसको हटा दो, जो बचा वो है प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो कितना है ये आपका 0.7%, कम ही है ज़्यादा नहीं है, 0.7%। लिखिए यहाँ पर प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस, बोलिए हेलो, ना राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। देखिए हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं इसलिए याद रहे, जो चीज़ याद है उसको भी लिखिए, आप दिमाग पर रहता है। 0.7% है। अगला एक मिनट, नहीं दिख रहा है, बढ़िया से लिखा है, नहीं बढ़िया से लिखा है। राज भी ठीक है, चलिए कितना होगा ये 0.7%। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 26-27 में रक्षा क्षेत्र में यानी रक्षा पर कितना खर्च करेगा बेटे, रक्षा पर 7.21 लाख करोड़। ठीक है, ये आता नहीं क्वेश्चन फिर भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है रक्षा पर, ठीक है जी, क्या है नहीं है, सही गलत 7.85 लाख करोड़। ठीक है, हालांकि ये डाटा सब आपके एग्जाम में आता नहीं है, हम दे दिए क्वेश्चन, मतलब इसको नहीं याद रखना, बोल रहे ना इसको नहीं याद रखना, इससे पहले जितना डाटा था ये जोड़ लिया, कौन याद रखा किस पर कितना खर्च हो रहा है। हाँ लेकिन जीत देखिए, सुनिए घाटा जितना है राजकोष से घाटा, प्राथमिक घाटा, ठीक है, राजस्व व्यय, कुल आकार, ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला अगला है केंद्रीय बजट में करा शिक्षा पर कितना खर्च करेंगे, शिक्षा पर कितना खर्च होगा, शिक्षा पर पक्का 1.39 लाख करोड़, ये सही है, बस शर्त एक बार देख लेना है, कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, हाँ रेलवे में कितना खर्च करा, रेलवे 2,81,000, हेलो 2,81,000, बस देख लेना है। अगला, हाँ यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अब क्या है पैटर्न बदल रहा है क्वेश्चन बस पूछने का, बीपीएससी जो है अब डाटा उतना नहीं जा रहा है, कंसेप्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो डाटा याद करने वाला था बता दिया आपको, जो याद करने वाला नहीं है वो बता दिए, किसको छोड़ना है किसको रखना है। लाइफ में हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अब मेरे लाइफ में या किसी की लाइफ में हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, किसको लाइफ में रखना है किसको नहीं रखना है, जो काम का है उसको रखना है, जो काम का नहीं है इग्नोर कीजिए। समझ रहे ना, जैसे दोस्ती में है, दोस्त तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन सब काम का थोड़ी ना है, तो उसी से मतलब रखिए जो काम के है, बाकी आते हैं ठीक है बाय हाय होता है, बस वहीं खत्म। ये बात है, इसमें कौन चीज़ याद रखना है कौन चीज़ नहीं रखना है ये भी आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट
26-27 की मुख्य थीम क्या है? थीम क्या है? पक्का? हाँ, इसका भी थीम यही रखा है, विकसित भारत 2047 के लिए 3 कर्तव्य। ठीक। अब ये 3 कर्तव्य क्या है, आगे हम पढ़ेंगे जब सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से बिहार बजट का भी थीम था। ठीक है, तो उसको भी यहाँ लिख लीजिएगा बिहार के संदर्भ में। अगला है, केंद्रीय बजट 26-27 में भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए किस नई योजना की शुरुआत की है? तो ये देखो नाम से ही क्लियर, बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, तो नाम से देखिए तो कौन सा इसमें है, बायोफार्मा शक्ति नाम है इसका। ठीक है, ये योजना है, ये एक योजना है। इसका क्या उद्देश्य है, तो बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना उद्देश्य है, वो भी क्या, ग्लोबल स्तर पर, यानी विश्व स्तर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 26-27 में भारत की तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए किस मिशन के दूसरे चरण की घोषणा की है? अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही इसका, देखो इसका आंसर तो ये होगा, लेकिन ये शुरू किया, इसका उद्देश्य क्या है, देखिए क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य क्या है, ये किसमें है, ये हमारे क्वेश्चन में शामिल है। ये जो है आपका, इसका उद्देश्य क्या है, देखो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ये मिशन लॉन्च किया है इस बजट में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है बजट 26-27 में लॉन्च किया गया है या घोषणा किया गया है, एक वन लाइन क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा कि केंद्रीय बजट 26-27 में घोषित किए गए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे क्वेश्चन मतलब, तो इसका उद्देश्य ऊपर में दिया गया है, तकनीकी क्षेत्र में संप्रभुता हासिल करने के लिए। ठीक है, अब ये पर 2.0 यानी दूसरा योजना है, इससे पहले भी आया होगा ना जी, इसका 1.0 या 1.0 वर्जन आया होगा ना कभी, सेमी इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन 1.0, जैसे TRE 1 आया, फिर TRE 2 आया, फिर TRE 3 आया, उसका 4 का कोई आता पता, 4 का कोई आता पता नहीं है, आएगा लेकिन अगले मंथ तक वेट कीजिए। नहीं देखा क्या ना, पक्का? नाम, नाम बदल देने से आदमी थोड़ी बदल जाता है। ठीक है, सबका दो दो नाम रहता है, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट, मेरा भी है, सबका है, लेकिन हम नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, मेरा बहुत खराब है, फिर पता चला उसी नाम से आप लोग पुकारेंगे। क्या है? पता होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, सुनिए, इसका इसका शुरुआत आपका 2021 में हुआ था। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 आपका 21 में आया था, ये अभी आ रहा है। अगला है कि बजट 27 में कुल कितने हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की है? ये सब फैक्ट है। 7 की 5, 7, 7 कॉरिडोर, हाँ 7 ही होगा। ठीक है, ये सब फैक्ट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसमें करेंगे कितने राष्ट्रीय जलमार्ग की संचालित करने की घोषणा की है, ये भी पॉइंट ही होगा। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे। पहला जलमार्ग बताइए तो, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ जाती है? हल्दिया से है, ठीक है, देख के बताना। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 26-27 में प्रस्तावित भारत विस्तार पहल का उद्देश्य क्या है? ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उद्देश्य पूछेगा, इसका उद्देश्य क्या है, कितना खर्च हुआ, किस पर खर्च हुआ, यहाँ से उद्देश्य और ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारा कि केंद्रीय बजट 26-27 में प्रस्तावित भारत विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होगा? एक चीज देखिए, देखें विद्यार्थी का भी, जो बड़ा लिखा हुआ है ना, सोचते वही आंसर होगा।
अब होता भी है, होता भी है। एग्जाम में ना जैसे कोई क्वेश्चन लंबा है, ठीक है, ऑप्शन नहीं पता मुझे, लेकिन जो बड़ा लिखा है मैक्सिमम केस में होता है, यहाँ भी सही है, यह एग्जाम भी होता है मैक्सिमम केस में सही होता है। अब देखिए ये लंबा लिखा है, लोग समझ गए यही होगा, यही है भी। भारत विस्तार, इसका उद्देश्य है किसानों को बहुआयामी एआई आधारित कृषि परामर्श सेवाएं प्रदान करना। अब देखो कृषि के लिए भी एआई का यूज करना किसान को सिखाया जाएगा। क्या लगता है किसान उतना अभी है डेवलप कि एआई का यूज करना सीख जाएंगे? वो किसके लिए है? ये उद्योगपतियों के लिए होगा, जो कृषि को एक उद्योग बना रखा है उसके लिए होगा। क्या आम किसान इसका यूज कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। हाँ? आम किसान तो अभी भी हल पर ही टिका हुआ है। ड्रोन का यूज करना चाहिए सिंचाई के लिए, नहीं यूज कर रहे हैं सरकार, लेकिन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अब जो कृषि को बिजनेस बना रखा है, उद्योगपति है, वो यूज करते हैं। आम किसान मुझे लगता है करते हैं। हाँ पंजाब में करते हैं, पंजाब में कुछ किसान अभी है वहाँ डेवलप किया हुआ तो करते हैं, लेकिन हम लोग को देखते हैं कहीं ड्रोन को यूज कर रहा है। सिंपल तो मिल रहा है आदमी को करने के लिए। हाँ ये सब किताब नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार पूर्वोदय पहल के तहत भारत के 5 पूर्वी राज्यों के कितने नए पर्यटन स्थल को विकसित करने की घोषणा की है? 15 नहीं, 5, 5 है। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि बताओ पूर्वोदय योजना में कौन कौन सा राज्य शामिल है? ये पिछले बजट का है, ये जो आपका है पूर्वोदय स्कीम, वो आपका पिछले बजट में शुरू किया था, घोषणा किया था। इसमें कौन कौन सा राज्य शामिल है? ठीक है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा। और कुछ है? सीतामढ़ी भी जोड़ दीजिए। देखिए बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड, अ, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोदय योजना में शामिल किया। अब है या नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है लगभग बिहार तो ही है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और एक चीज है उड़ीसा। हम भूल भी जाएंगे ऐसे करिए तो। उड़ीसा और कौन है? एक है आपका आंध्र प्रदेश। अब ये कहाँ है पूरा में? आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपका 5 राज्य है जो इसमें शामिल किया गया है, और ये जो है ना पिछले रूप से जो राज्य है उसी में शामिल किया, उसको क्या करना? विकसित करना है, ठीक है। ये 5 राज्यों पर आपका पूर्वोदय पहल के तहत जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पिछला बजट का ही है, इसका घोषणा किया गया था आपका पिछले बजट में 25-26 में, पूर्वोदय पहल। अगला क्वेश्चन, नया आयकर अधिनियम 2025 जो है पूरी रूप से भारत में कब प्रभावी होगा? नया आयकर अधिनियम 2025 जो है कब प्रभावी होगा? 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2026। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि नया आयकर अधिनियम 2025 जो है ना, किस आयकर अधिनियम को विस्थापित किया है? 1961, यानी 61 से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ था। 1961 से कोई सुधार नहीं हुआ था। अब 61 के बाद जो है नया आयकर अधिनियम आया है, जो आपका लागू हुआ है होगा 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। इतना चीज़ है, शायद लग रहा है एंड होना चाहिए। हाँ 2 क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है भारत सरकार की प्राप्तियां, यानी वही आय जिसको हम बोलते हैं अपना भाषा में, जो इनकम है, प्राप्तियां। भारत सरकार की प्राप्तियां जो है प्रतिशत के योगदान के क्रम में कर सजाने के लिए, यानी कहाँ से सरकार को ज़्यादा आय है, यानी पैसा आता है, उसके बाद कहाँ से आते हैं ये आपको बताना है। पहले बताइए आप लोग क्या होगा आंसर?
भारत सरकार को सबसे अधिक पैसा किससे मिलता है, उसके बाद किससे मिलता है, उसके बाद किससे मिलता है, ये क्रम में सजाना आपको। ऑप्शन नंबर डी, पक्का? ऑप्शन नंबर डी ना, उधार और अनदेयता। सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को मिलता है, वो लेते हैं उधार। उधार, हाँ, सरकार ज़्यादा उधार लेते हैं। हाँ, उधार, कर्ज, तो उधार सबसे अधिक लेते हैं। उसके बाद आपका आयकर है, फिर निगम कर है, फिर जीएसटी है। हालांकि अभी आप उसको मत रटिए। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए, यहाँ आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, साफ साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे थोड़ा सा दिख रहा है। देखो सबसे अधिक आपका है पीपीटी, सबसे अधिक यहाँ देखिए, उधार एवं अनदेयता हम लिख देते हैं, कितना है, 24%। ठीक है, उधार, बस यहाँ लिख देते हैं उधार। ठीक है, सबसे अधिक 24%। उसके बाद आपका आता है आयकर, इनकम टैक्स, यही ना होता है आयकर, कितना ये आपका 21%। ठीक है, इसके बाद आपका है निगम कर का है 18%। निगम कर कितना है, 18%। ठीक है, ये आपका आता है, देखो ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा। चौथा में कौन है, ये है आपका, कहाँ भाई साहब, जीएसटी। ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ है, क्या है, ये आपका है जीएसटी। कितना ये 15% होना चाहिए। हाँ, जीएसटी कितना है, 15%। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस ये चार ध्यान रखिए। भारत सरकार को सबसे, तो यहाँ लिखा है रुपया कहाँ से आता है, कहाँ चले जाता है। पैसा तो आता है आपके घर में, कहाँ चला जाता है, लिखते हैं, लिखा कीजिए। हम खुद नहीं लिखते हैं, मेरा पैसा आता है कहाँ से कहाँ जाता है, यही नहीं लिखते हैं। इसीलिए आज ये हाल है, मतलब बजट खराब हो गया है। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, उस पर हम खुद नहीं चल रहे हैं। हाँ? इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स के अनुसार चलना चाहिए। तो सबसे अधिक पैसा सरकार कहाँ से मिलता है, उधार से, उधार और अनदेयता 24%। उसके बाद आयकर 21%, उसके बाद निगम कर, और उसके बाद आपका, हाँ, यही सब मिला कितना करोड़ रुपया हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बन जाएगा, सबसे अधिक उधार अनदेयता, फिर आयकर, फिर निगम कर, फिर जीएसटी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्यय खर्च कहाँ करते हैं सरकार, पैसा तो आ रहा है, जा रहा कहाँ रहा है, ये बताओ, सबसे अधिक पैसा कहाँ जा रहा है, आप आंसर बताओ, आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। फोर, चलिए ये बताइए, इसमें सबसे अधिक खर्च सरकार कहाँ करता होगा, सुन। हाँ? ठीक है, ये बोलने फर्स्ट में आएगा, उसके बाद, अच्छा एक ही ऑप्शन बच रहा है, नहीं नहीं नहीं, फोर ना बोलिए, तो फोर यहाँ है, तो यानी फोर दो को है, बताइए आप। उसके बाद एक होगा केंद्रीय, ठीक है, हम अंदाजे में पूछ रहे हैं। पहले चार आपके अनुसार, उसके बाद वन, उसके बाद टू, मेरे अनुसार भी देखिए, हाँ, बी नंबर सबसे ज़्यादा खर्च मतलब किस पर, ब्याज पर। अच्छा, ये वाला दिमाग लगाया है, हाँ बोलिए तो। सी में पक्का, फोर, उसके बाद वन, थोड़ा सा दम लगाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे अधिक खर्च होता है राज्यों के करों और शुल्क में। टैक्स जो मिलता है भारत सरकार को, सब खुद नहीं रखते हैं, राज्य सरकार को भी देना पड़ता है, वित्त आयोग क्या कहते हैं। तो ये जो है आपका, इसमें क्या करते हैं, पैसा बंटवारा होता है, केंद्र सरकार को सब टैक्स नहीं मिलता है, उसमें राज्यों का हिस्सा होता है, वो बाद में देना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा है राज्यों के करों और शुल्क के हिस्सा, उसमें खर्च होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ब्याज भुगतान में खर्च होता है, समझ रहे हैं। यहाँ देखो ना, यहाँ लेने में अच्छा लग रहा था, हेलो,
उधार एवं अन्य देयता। पैसा लेने में अच्छा लगे सरकार को तो देने भी अच्छा लगना चाहिए ना, कॉमन सेंस लगाते ना। पैसा जब अधिक लिया तो देना भी पड़ेगा, ठीक है। ये देना मजबूरी है, ये जो पैसा है देना सरकार देना चाहने नहीं, देना मजबूरी है, क्योंकि राज्य का भी हिस्सा होता है, वो तो लड़ कर लेगा आपसे, ये तो देना मजबूरी है। लेकिन ये आप कर्ज लिए तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। दो में ये हो गया। अब उसके बाद आप लोग को जो योजना चलाते हैं सरकार, ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया। फिर रक्षा हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बस ऑप्शन नंबर ए नहीं रखिए। चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा, आइए यहाँ पर। रुपया कहाँ जाता है? रुपया कहाँ से आता है देख लिए। अब हम देखें रुपया कहाँ जाता है भाई साहब, हिसाब रखना चाहिए। दिख रहा है आपको? राज्यों का करों में हिस्सा कितना है? हम सिर्फ यहाँ लिखते थे राज्य कितना है, 22%, ठीक है। उसके बाद आपका है ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान कितना परसेंट खर्च होता है? 20%। फिर आपका एक सेकेंड, केंद्रीय क्षेत्र योजना कितना है? नहीं कौन सा, ये मुझे लगा 17% है। ये बदल लेते हैं डाटा, मुझे लगता है 17। हालांकि इतना याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए। ये थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा ना है, उसमें साफ साफ नहीं दिखता। देखिए कितना है, हाँ से तो है 17%। हम भी तो तुम्हारा इतना भी आँख तो खराब नहीं है, 17%। ये हो गया फर्स्ट, सबसे अधिक राज्यों के हिस्सा। ये हो गया आपका सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है, केंद्रीय योजना, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में कौन होगा? एक सेकेंड, ऑप्शन देखिए तो इसमें क्या है क्वेश्चन। हाँ रक्षा है, कोई नहीं, रक्षा रक्षा रक्षा, इसमें रक्षा भी होंगे कहीं, देखिए तो रक्षा आपका, एक सेकेंड, ये आने वाला कहाँ, जाने वाला है। कहाँ रुपया कहाँ से है, रुपया कहाँ से जाता आता है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये है, बोलना चाहिए ना। ठीक, रुपया कहाँ जाता है, इसमें रक्षा देखिए कहीं पर है 11%, ठीक है। तो इसके बाद आपका रक्षा क्षेत्र पर, डिफेंस पर खर्च करते हैं कितना, 11%, ठीक है। तो इसको आप मिला लीजिएगा, सबसे अधिक राज्यों के हिस्सा, सेकंड में ब्याज भुगतान, थर्ड में आपका केंद्र क्षेत्र योजना, और चौथा में आपका है रक्षा। इतना बस ध्यान रखिए। यह डिप क्वेश्चन आते हैं तो यही से आते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। सब कुछ ठीक, मुझे लगता है एंड होना चाहिए। हाँ खत्म। चलिए यहाँ पर हमारा बिहार सॉरी केंद्रीय बजट खत्म हुआ, लेकिन केंद्रीय बजट हम और करवाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म MCQ इतना ही ठीक है, फालतू का क्वेश्चन बनाने से क्या फायदा है, ठीक है। हम बोल रहे हैं जितना पढ़ना है उतना ही पढ़िए, जितना हम बोल रहे उतना ही पढ़िए, ठीक है, उसी में से आएगा। मुझे पता है ना क्या पढ़ाना है क्या छोड़ना है। तो आपको अगले क्लास में हम मार्च को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में मार्च 2026 कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका मई जून जुलाई आपका चलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर टॉपिक वाइज आएंगे, चिंता नहीं करना, अभी बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले को, ठीक है। तो आज हम केंद्रीय बजट देखिए, अगले क्लास में कल के बाद परसों होगा तो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण देख लेंगे, चारों टॉपिक हो जाएगा। फिर हम चारों टॉपिक से टेस्ट लेंगे, ध्यान रखिएगा। बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, और खाली डाटा देंगे जिसको आपको याद रखना है।